AE3 हिंदी अध्याय 21-11 शूरवीरों के मंदिर का लापरवाह शूरवीर _1 शूरवीर मंदिर उड़ता ड्रैगन शाखा मंदिर। एक जैसे दिखने वाले और सुंदर चेहरे वाले दोनों भाई एक साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लॉन कौन गंभीर चेहरा बनाए हुए था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल अपने सामान्य स्वभाव से अलग। लॉन डांग उसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसने भी बोलने की पहल नहीं की। ये देखकर कि शूरवीरों के मंदिर का भव्य द्वार पहले से ही वहां मौजूद था, लांग डांग वहीं रुक गया और लांग कौन की ओर देखने लगा। लांग कौन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या देख रहे हो? वह सचमुच गुस्से में था, हाँ, बेहद गुस्से में। उसे लग रहा था कि उसका पूरा परिवार उसे निशाना बना रहा है। दूसरों से कहीं कम प्रतिभा होने के बावजूद उसे बस आराम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वे सब उसे कड़ी मेहनत करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे थे? ये सप्ताहांत बिल्कुल भयानक था, रात में कॉलेज में अकेले लॉन डांग द्वारा प्रताड़ित किए जाने से भी कहीं ज्यादा बुरा। कम से कम उसने उसे सिर्फ 2 घंटे ही सताया, लेकिन इन 2 दिनों में घर पर होने के कारण उसे सुबह से रात तक लगातार धक्का मुक्की झेलनी पड़ रही थी। ये बेहद थका देने वाला था। और तो और, जब भी वह बहुत थक जाता तो उसके परेशान करने वाले पुजारी पिता उस पर कोई उपचार विधि कर देते। आखिर यह क्या था? जैसे ही वह जमीन पर मृत होने का नाटक करने ही वाला था, उसने अपनी खूबसूरत मां का चेहरा देखा। अपने माता पिता के संयुक्त आक्रमण का विरोध करना असंभव था। उसकी मां ने उसे बुलाने के लिए एक लकड़बग्घे को बुलाने का क्या मकसद था? उसका परिवार इतना क्रूर क्यों था? तुम्हें क्या लगता है, अगर हमारी असली पहचान उजागर हो गई तो मंदिर वाले पिताजी के साथ क्या करेंगे? पिताजी कड़ी सजा के डर से तुम्हें कॉलेज भेजने पर क्यों जोर दे रहे हैं? वे तुम्हें अपनी बेकार की हरकतें जारी रखने दे सकते थे, लॉन डांग ने कहा। लॉन कौन का मुंह फड़क उठा, नैतिक अपहरण? तुम लोग नैतिक रूप से मेरा अपहरण कर रहे हो, तुम्हें पता है? लॉन डांग ने कंधे उचकाते हुए कहा, जो तुम्हारी मर्जी। फिर तुम बाद में नाइट्स टेम्पल को बता सकोगे कि तुम्हारी प्रतिभा नकली है। अफसोस, अगर पिताजी हमसे दूर हो गए तो मुझे ही हमारे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और माँ रोज रोती रहेंगी। ये कहकर वह सीधे नाइट्स मंदिर में चला गया। मैं अपने पैर पटकते हुए लॉन कौन दहाड़ा, लॉन डांग तुम मेरा इंतजार करो। प्रवेश द्वार पर उनके इरादे समझाने के बाद एक संरक्षक उन्हें मंदिर के अंदर ले गया। लांग डांग इस स्थान से परिचित था क्योंकि उसने यहाँ अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण किया था, लेकिन लांग कौन की यह पहली यात्रा थी। नाइट्स टेम्पल के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही उसका क्रोध तुरंत जिज्ञासा में बदल गया। नाइट्स टेम्पल के अंदर 6 विशाल सिंहासन मूर्तियां थीं। ईश्वर की मोहर कैथेड्रा रेक्स, ये शूरवीरों के मंदिर का प्रतीक था। किसी भी पीढ़ी का ईश्वर की मोहर वाला कोई भी शूरवीर संघ के नेता के समकक्ष होता था। ये वे स्तंभ थे जिन्होंने कभी हमलावर राक्षसी कबीले का सामना किया था। ये 6 दिव्य मोहरें हजारों वर्षों तक शूरवीरों के मंदिर की नंबर 1 मंदिर के रूप में प्रतिष्ठा का सार थीं। अभिभावक उन्हें मुख्य हॉल में ले गए और उनसे कहा कि वे अपने काम पर वापस जाने से पहले यहीं प्रतीक्षा करें। जादुई मंदिर में जाने के बाद लॉन कौन को शूरवीरों का मंदिर कम अजीब और ज्यादा गंभीर और गरिमापूर्ण लगा। अवचेतन रूप से वह लॉन डांग के पास गया और अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया, मानो उसके दिल की बेचैनी को दबा रहा हो। लॉन कौन है? उसी समय एक सुस्त आवाज गूंजी। freewebnovel.com। दोनों भाइयों ने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक आदमी नाइट्स टेम्पल के मुख्य हॉल के पीछे से बाहर आ रहा है। वह आदमी, जो 40 या 50 साल का लग रहा था, उसकी कनपटियों पर कुछ सफेद बाल थे। उसकी दाढ़ी रूखी थी और बाल भी बिखरे हुए थे, जो शायद काफी समय से धुले नहीं थे। उसकी नाइट्स टेम्पल की वर्दी घिसी हुई थी और आस्तीन पर चिकनाई लगी हुई थी। वह भाप से भीगे हुए बन को मुंह में दबाते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल देखकर लॉन कौन को तुरंत एक जुड़ाव का एहसास हुआ। जब वह जूनियर कॉलेज में था तो अक्सर कॉलेज के मैदान में इसी तरह टहलता था, जिससे लड़कियां हंसती थीं। तुरंत ही वह उसी गति से स्लोपी नाइट की ओर बढ़ा। मैं लॉन कौन हूं। स्लोपी नाइट को यह बात मनोरंजक लगी और वह वहीं रुक गया। तुम बदमाश हो, तुम में मेरी नकल करने की हिम्मत है। लॉन कौन ने अपना सिर झुकाया और कहा, हम सभी सड़क के आवारा और शूरवीर हैं, उम्र के बीच अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्लोपी नाइट की आंखें चमक उठी। वाह, मुझे तुम्हारा जज्बा पसंद है। लो, इस पर दस्तखत कर दो।
उसके बोलते ही एक गंदा स्क्रॉल और एक कलम लॉन कोनकोन की ओर तैरता हुआ आया। लॉन कोनकोन ने स्क्रॉल और कलम ले लिया और हैरानी से पूछा, यह क्या है? स्लोपी नाइट उसके सामने आया, एक अनुबंध, एक प्रशिक्षु अनुबंध। इस पर हस्ताक्षर करें और आप महान शूरवीर नाये के आजीवन शिष्य बन जाएंगे। क्या ये रोमांचक और सम्मानजनक नहीं है? लॉन कोनकोन ने आंखें घुमाईं और स्क्रॉल उसकी ओर उछालते हुए कहा, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं भले ही एक आवारा आदमी हूं जो आलस्य करता है, लेकिन मैं अभी भी एक लड़का हूं जिसे सफाई पसंद है। तुम मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए छल करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। स्लोपी नाइट गुस्से में चिल्लाया, बकवास, मैंने कब से साफ रहना छोड़ दिया। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग मेरे शिष्य बनना चाहते हैं? ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। लॉन कोनकोन ने घुराघुराते हुए कहा, बूढ़े, वापस सो जाओ। सपनों में तुम जो चाहो पा सकते हो। फिर वह लॉन डांग की ओर चल पड़ा। तुमने मुझे क्या कहा? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? स्लोपी नाइट किसी घुसपैठिए बिल्ली की तरह चौंककर उछल पड़ा और लॉन कोनकोन का रास्ता रोक लिया। लॉन कोनकोन चौंका, लेकिन उसने अपनी बात पर जोर नहीं दिया। कौन बूढ़ा नहीं होता? मैं 10 साल का हूं। तुम कितने साल के हो? मुझसे बड़ा कौन है? स्लोपी नाइट निराश हो गया और उसने स्क्रॉल फिर से उसके सामने सरका दिया। अरे बेअदब छोटे बदमाश, ये बकवास बंद करो और जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करो। मैं तुम्हें वापस पवित्र शहर की स्पिरिट फनेस अकादमी ले जाऊंगा। इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। लॉन कोनकोन ने अहंकार से अपना सिर उठाया। उस निराशाजनक सप्ताहांत में घर पर उसे जो उत्पीड़न सहना पड़ा था, उसने उसके गुस्से को भड़का दिया था। उसके माता पिता का उस पर दबाव डालना एक बात थी, लेकिन एक आवारा शूरवीर की हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? स्लोपी नाइट आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन बुदबुदाया, ठीक है, तुम में कुछ साहस तो है। मुझे अपना स्वामी बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? लॉन कोनकोन के जवाब देने से पहले ही लॉन डान पास आ गया था। वरिष्ठ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई आपको गुरु बनाए, तो कम से कम आपको हमें ये तो बताना चाहिए कि आप कौन हैं और आपको गुरु बनाकर हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ना ये ने अपना सिर खुजलाया, क्या ऐसा है? यह मेरा पहली बार है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत अनुभवी नहीं हूं। ठीक है फिर। उसने अपने सामने खड़े दोनों समान भाइयों की ओर देखा और कहा, मेरा नाम ना ये है, मैं शूरवीरों के मंदिर में 9वीं रैंक का दिव्य शूरवीर हूं। प्रभावशाली है ना? मेरा अनुसरण करने से निश्चित रूप से कई लाभ होंगे। क्या तुम एक दिव्य शूरवीर हो? तो दिव्य शूरवीर तुम्हारे जैसे होते हैं। तो मैं जरूर ईश्वर की मुहर वाला शूरवीर हूं। लॉन कोनकोन को अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अरे बदमाश, ध्यान से देख। ना ये ने गुस्से से आसमान की ओर इशारा किया। अचानक पूरा नाइट्स टेम्पल हॉल जगमगा उठा, हर कोने में एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई, जिससे हॉल का आंतरिक भाग एक पवित्र आभा से भर गया। तभी उसके पीछे से एक विशाल प्रकाश साया उठा। लॉन डांग और लॉन कोनकोन दोनों दंग रह गए जब उन्होंने प्रकाश साये की आकृति को साफ साफ देखा। यह एक विशाल 6 पंखों वाले देवदूत जैसा दिखता था, सुंदर और पवित्र, अधिक ठोस, लगभग एक भौतिक पहलू जैसा। देखा, मंदिर के शूरवीर एंजेल्स एम्ब्रेस से 2 पंखों वाले देवदूत को बुला सकते हैं और 8वीं रैंक के पलाडिन 4 पंखों वाले देवदूत को बुला सकते हैं। केवल 9वीं रैंक का दिव्य शूरवीर ही 6 पंखों वाले सेराफ को बुला सकता है, जिसे आर्कएंजेल्स एम्ब्रेस के नाम से जाना जाता है। ना ये ने गर्व से कहा। जैसे ही उसने यह बात कही, विशालकाय देवदूत ने अपनी बाहें खोल दी और लांग डांग और लांग कोनकोन को गले लगा लिया। तुरंत ही भाइयों को एक गहरी गर्मजोशी का एहसास हुआ, मानो उनका बपतिस्मा हो रहा हो। भीतर से जो स्पष्टता और सुकून फैला, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगा मानो उनका पूरा शरीर शीशे की तरह साफ और पारदर्शी हो गया हो। लॉन डांग को लगा कि पवित्र विप्थन आत्मा भट्टी के साथ विलय में उसने जो आध्यात्मिक शक्ति खर्च की थी, वह तेजी से वापस आ रही है और उसका मन निर्मल हो रहा है। उसने अपने चारों ओर एक तरल पदार्थ जैसा चिपचिपा प्रकाश तत्व महसूस किया, जिससे प्रकाश तत्व के प्रति उसकी अनुभूति कई गुना बढ़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ शुद्ध हो गया हो, जिससे उसे उदात्तीकरण का एहसास हुआ। लॉन कोनकोन पर इसका असर कुछ अलग था। जैसे ही महादूत का आलिंगन उस पर उतरा, एक हल्की सुनहरी रोशनी तेजी से उसकी छाती पर एक सुनहरा भंवर बना, जिसने उसे तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसी बीच उसे एक गर्म धारा में नहाया हुआ महसूस हुआ, जिससे उसे पारदर्शी और सुकून का एहसास हुआ।
उस निराशाजनक सप्ताहांत की उदासी और थकान, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, बिना किसी निशान के गायब हो गई, और उसकी जगह एक अवर्णनीय सुकून ने ले ली, जो नींद या ध्यान से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। ना ये लॉन कोन को ध्यान से देख रहा था। जब उसने लॉन कोन की छाती पर एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को उसके आर्केंजल एम्ब्रेस से निकलने वाले प्रकाश तत्वों को अवशोषित करते देखा तो वह अपनी खुशी छिपा नहीं सका। यह विलय दर मंदिर के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसका एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस तत्वों की शक्ति को सीधे अवशोषित कर सकता था और अवशोषण प्रक्रिया के दौरान उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकता था। ना ये को ऐसा लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और महादूत की आकृति लुप्त हो गई। लांग डांग डांग और लांग कोन एक बार फिर जमीन पर उतरे। ना ये अपने हाथों को पीठ के पीछे करके श्रेष्ठता का भाव प्रकट करते हुए खड़ा था और गर्व से बोला, क्या तुमने इसे महसूस किया? तुम दोनों अभी भी बहुत कमजोर हो। आर्केंजेल का आलिंगन एक शूरवीर के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपचार कौशल है, और जो तुमने अभी अनुभव किया है वह इसकी शक्ति का 1% से भी कम है। हालांकि ये तुम्हारी मेरिडियन को साफ करने और तुम्हारी चेतना के सागर को स्थिर करने के लिए पर्याप्त है, इसके लाभ अनंत हैं। लॉन कोन, क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम अपने गुरु को सम्मान दो? लॉन कोन ने पलकें झपकाईं, भले ही इससे ये साबित हो जाए कि तुम एक दिव्य शूरवीर हो, पर ईमानदारी कहाँ है? उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ना ये की ओर रगड़ने का इशारा किया। ना ये अचंभित रह गया और फिर एक कड़वी हंसी के भाव के साथ बोला, बेटे, क्या तुम 9वीं रैंक के कौशल का महत्व जानते हो? अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए आर्केंजेल के आलिंगन का उपयोग करना, क्या यह मेरी ईमानदारी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? ये सब तो बस तुम्हारी बातें हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो? हमें कुछ ठोस तो दो। जादुई मंदिर ने हमें 2 स्पिरिट भट्टियां दी, जबकि नाइट्स मंदिर ने सिर्फ एक, तो क्या तुम्हें कम से कम हमारे लिए एक और स्पिरिट भट्टी नहीं जुटानी चाहिए? हालांकि लॉन कोन अपनी कम प्रोफाइल रखने का आदी था, फिर भी उसे पता था कि संघ में 9वीं रैंक का क्या मतलब होता है। ये शक्ति के चरम शिखर का प्रतीक है। क्या तुम्हें लगता है कि स्पिरिट भट्टियां गोभी जितनी आम है? अगर तुम मांगो तो एक दे दो। ना ये ने आंखें घुमाई। लॉन डांग ने लॉन कोन को धक्का दिया, बस उसे अपना स्वामी मान लो। ऐसा लगता है कि हमारा दिव्य शूरवीर आत्मा की भट्टी नहीं लाया है, इसलिए हम उससे एक भट्टी ले सकते हैं। लॉन कोन ने गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो पहले से ही चुपचाप रहने की योजना बना रहा हूं, मैं उसे अपना स्वामी क्यों मानूं? उसकी ताकत का मुझसे क्या लेना देना? लॉन डांग ने समझाया, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम 9वीं रैंक के गुरु को स्वीकार कर लोगी तो बाद में कौन हमसे आगे निकलने की हिम्मत करेगा? बस उसे अपना गुरु मान लो, चाहे तुम बाद में उससे सीखो या नहीं, ये तुम्हारा मामला है। अगर तुम उसे अपना गुरु मान लोगी तो मैं तुम्हारे साथ कक्षाएं साझा करना जारी रखने पर विचार कर सकता हूं। हमारी कक्षा में खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं। क्या तुमने उन्हें अभी तक रैंक दी है, जैसा तुमने पिछली बार कहा था? लॉन कोन ने पलकें झपकाईं, अगर आप इसे इस तरह से रखते हैं तो मुझे लगता है कि यह विचार करने लायक है। ना ये अपने सामने इन दोनों बदमाशों को देख रहा था, उसके मुंह के कोने अनायास ही सिकुड़ गए। लेकिन यहां आने से पहले जो कुछ उसने सहा था, उसे सोचकर उसने उन पर चिल्लाने की इच्छा को दबा लिया। लॉन डांग ने ना ये की ओर मुड़कर कहा, सर, अगर आप मेरे छोटे भाई को एक स्पिरिट भट्टी देने का वादा करते हैं तो मैं उसे आपको अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए मना लूंगा। आप क्या सोचते हैं? ओह, और जब वह आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लेगा तो आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आपने देखा है कि मेरा भाई कितना आलसी है, इसलिए आप उसे इस वजह से नहीं छोड़ सकते। ना ये ने चिढ़कर अपने हाथ में रखे अनुबंध की ओर इशारा किया, ये देखा। ये गुरु शिष्य एकता स्क्रॉल अनुबंध है। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता। यह आजीवन प्रतिबद्धता है। जैसे मैं अपने जीवनकाल में केवल एक ही शिष्य रख सकता हूं, वैसे ही उसका कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता, और न ही मेरा कोई दूसरा शिष्य हो सकता है। लॉन डांग की आंखें चमक उठी और उसने लॉन कोन को इशारा किया। इस पर लॉन कोन को भी कुछ समझ आया। 9वीं श्रेणी के गुरु के संरक्षण में क्या उसके पिता उसे पीटने से नहीं हिचकिचाएंगे? और क्या धोखाधड़ी के आरोप बंद नहीं हो जाएंगे? इस लापरवाह शिक्षक के बारे में क्या उसने अभी अभी यह नहीं कहा था कि एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता?
तो क्या आप मुझे एक स्पिरिट भट्टी देने के लिए सहमत हैं? लॉन कोनगोंग मेरे पास आया और अनुबंध स्वीकार कर लिया। ठीक है, ठीक है। क्या मेरे शिष्य के पास आत्मा की भट्टी की कमी होगी? मैं वादा करता हूं, ना ये जल्द से जल्द इस असाधारण प्रतिभा वाले शिष्य को भर्ती करके समझौता पक्का करना चाहता था। 87 की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट भट्टी के साथ मिलकर संभवतः चमक दमक का चमत्कार बना सकती थी। फिर कोई उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? जैसे ही वह सहमत हुआ, लान कोनकोन ने जल्दी से पुस्तक खोली और शिष्य के लिए उस स्थान पर अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया। क्षण भर में वह पुस्तक एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गई, जिसने गुरु और शिष्य दोनों को घेर लिया और उनके बीच एक ऐसी निकटता की भावना पैदा कर दी मानो सुनहरी रोशनी का एक पुल बन गया हो। अनुबंध पूरा होने के साथ ही नाये ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। चमक के उस अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति का गुरु होना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? गुरुजी, लॉन कोनकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मेंटरशिप अनुबंध अब रद्द नहीं किया जा सकता, है ना? freewebnovel.com। हाँ, मेरे अच्छे शिष्य, घर जाओ और अपना सामान पैक करो। मैं तुम्हें होली सिटी की स्पिरिट फनेस अकादमी ले चलूंगा, जो हमारे संघ की शीर्ष अकादमी है और शक्तिशाली लोगों का पालना है। ना ये को अपने शिष्य के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। उसने पहले ही योजना बना ली थी कि इस प्रतिभाशाली शिष्य को स्पिरिट फनेस अकादमी में कैसे प्रदर्शित किया जाए। उसका मूड बहुत अच्छा था। गुरुजी, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दीजिए, लॉन कोनकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा परिचय? मैं तो पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ये ने सहज भाव से कहा। लेकिन लॉन कोनकोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आप नहीं जानते। मैं लॉन कोनकोंग हूं और मेरी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति ओह 10 है। क्या तुमने क्या कहा? ना ये ने लॉन कोनकोंग को घूर कर देखा। लॉन कोनकोंग मुस्कुराया, मैं बस अपना परिचय दे रहा हूं, गुरुजी। मेरी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 10 है, लेकिन मैंने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए अब मैं आपका शिष्य हूं। आपने अभी कहा कि यह अपरिवर्तनीय है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखते ही सच बताने का फैसला कर लिया। वे इसे 9वें दर्जे के शूरवीर से छिपा नहीं सकते थे, और ना ये ने साफ साफ बता दिया कि गुरु शिष्य का रिश्ता वाकई बहुत गहरा था। ना ये अचानक घबरा गया, नहीं, यह असंभव है। आपकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति केवल 10 कैसे हो सकती है? क्या आपने आत्मा की भट्टी को अवशोषित नहीं किया? लॉन कोनकोंग ने अपनी नाक रगड़ी और हंसते हुए कहा, खैर, मुझे भी नहीं पता कि मैंने इसे कैसे आत्मसात किया। ना ये ने गुस्से से कहा, यह कोई मजाक नहीं है। क्या तुम जानते हो कि यह कितना महत्वपूर्ण है? लॉन कोनकोंग ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या ये सिर्फ मार्गदर्शन का मामला नहीं है? ये हमारा मामला है। ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? बकवास, ये तो। ना ये रुक गया, उसका दिल घबराने लगा। लड़का उससे मजाक नहीं कर रहा था। ना ये जल्दी से लॉन कोनकोंग के सामने आया और उसके हाथ में एक परीक्षण पत्थर थमा दिया। अगले ही क्षण परीक्षण पत्थर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली और नाई की बढ़ती हुई अचंभित निगाहों के सामने एक संख्या धीरे धीरे उभरी। 15। ना ये लड़खड़ा गया, उसका दिमाग खाली हो गया और वह बुदबुदाया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लॉन डांग डांग और लॉन कोनकोंग को यह नहीं पता था कि ना ये एक दिव्य शूरवीर होने के बावजूद शूरवीरों के मंदिर में एक बहुत ही खास योद्धा था। उसे इतिहास का सबसे कमजोर दिव्य शूरवीर माना जाता था। ना ये अपनी युवावस्था में प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व शूरवीर बनने के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वे स्वभाव से डरपोक थे और आमने सामने की लड़ाइयों में बेहद घबरा जाते थे। इसलिए उन्होंने कभी कोई परीक्षा या युद्ध नहीं जीता था। उन्हें काया शूरवीर उपनाम मिला था। हालांकि किसने सोचा होगा कि यह काया शूरवीर ना ये साधना में पारंगत होगा। उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 80 वर्ष तक पहुंच गई थी और 30 वर्ष से भी कम समय में वह आसानी से 9वें दर्जे के दिव्य शूरवीर के स्तर तक पहुंच गया। अन्य शूरवीरों के लिए 7वें रैंक तक साधना करते समय वे अपने स्तर पर और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए मंदिर के मित्रिल कैथेड्रा कवच को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। 8वें रैंक तक पहुंचने पर वे एडमेंटाइन कैथेड्रा युद्ध कवच के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। हालांकि काया शूरवीर ना ये ने इसके विपरीत किया, उसने इनसे पूरी तरह परहेज किया। शूरवीरों के मंदिर के अभिलेखों में वह 5वीं रैंक पर मंदिर में दाखिल हुआ और उसे एक साधारण नौकरी सौंपी गई। जब उसकी अगली परीक्षा हुई तो वह पहले ही 9वीं रैंक पर पहुंच चुका था।
इन 20 से ज्यादा वर्षों में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह वह 9वीं रैंक पर पहुंचा और एक दिव्य शूरवीर बन गया। किसी भी दिव्य शूरवीर के लिए ईश्वर की मोहर कैथेड्रा रेक्स द्वारा मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना सर्वोच्च सम्मान की बात है। लेकिन जब उसने सुना कि इसमें एक निश्चित जोखिम शामिल है तो वह तुरंत पीछे हट गया। वास्तव में वह इतिहास में एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसने ईश्वर की मोहर कैथेड्रा रेक्स की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया। सुरक्षा सर्वप्रथम। काय शूरवीर की नज़र में सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालांकि कोई भी दिव्य शूरवीर चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह एक दिव्य शूरवीर ही है, एक सच्चा 9वां रैंक। वर्तमान में शूरवीरों के मंदिर में 9वां रैंक के केवल 9 दिव्य शूरवीर हैं। स्वाभाविक रूप से न ये अंतिम रैंक पर है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप बच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनसे नहीं। नाइट्स टेम्पल के नियमों के अनुसार दिव्य शूरवीरों को शिष्यों को अपनाना चाहिए और मंदिर के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक शिष्य आपका अपना बच्चा या कोई छात्र हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है। ना ये बिल्कुल अकेले थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। हालांकि नाइट्स टेम्पल मुख्यालय के प्रतिभाशाली युवा 70 साल से ज्यादा उम्र के जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाले बच्चों के पास आमतौर पर एक पारिवारिक विरासत होती है और वे उसे अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे गुरु का शिष्य कौन स्वेच्छा से बनेगा? फिर भी अगले 6 वर्षों में शूरवीरों का मंदिर दिव्य शूरवीरों का मूल्यांकन करेगा। दिव्य शूरवीरों के सभी शिष्यों को मंदिर द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन से गुजरना होगा। यदि वे असफल होते हैं तो दिव्य शूरवीर को दंडित किया जाएगा। ना ये को सबसे असहनीय दंड आर्थिक है। जो दिव्य शूरवीर असफल होंगे उन पर अगले 10 वर्षों की कमाई का जुर्माना लगाया जाएगा, जो उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। उस दिन जब लॉन कोनकॉन की 87 वर्ष की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति की खबर नाइट्स टेम्पल को भेजी गई तो ना ये की ड्यूटी की बारी थी। खबर देखते ही वह तुरंत उत्साहित हो गया। मुख्यालय में कोई भी उसका शिष्य बनने को तैयार नहीं था। सोआरिंग ड्रैगन सिटी जैसे शहर में तो यह कोई समस्या नहीं होगी, है ना? आखिर वह एक दिव्य शूरवीर था। दिव्य शूरवीरों में उनके अलावा 8वें स्थान पर रहने वाले शूरवीर का भी कोई शिष्य नहीं था। उन्होंने तुरंत इस खबर को दबा दिया और नीचे मंदिर के शूरवीरों को केवल इस प्रतिभाशाली बालक को नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। फिर वे दिन रात उड़ते हुए ड्रैगन नगर की ओर दौड़ पड़े। वे आज सुबह ही पहुंचे थे और गुरु शिष्य वाचा को पूरा करने के लिए बेताब थे। उन्होंने कल्पना की कि 87 की सहज आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति और एक तात्विक भंवर आत्मा भट्टी वाला एक शिष्य होना कितना अद्भुत होगा, और साथ ही एक दिव्य शरीर संपन्न प्रतिभाशाली व्यक्ति की संभावना भी। मुख्यालय में भी अब केवल एक ही दिव्य प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दिव्य शूरवीर के शिष्यों की परीक्षाओं में असफल होने पर दंड और उत्तीर्ण होने पर पुरस्कार थे, और यदि प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा तो पुरस्कार के रूप में एक दिव्य कलाकृति भी दी जा सकती थी। इस समय उसका दिमाग खाली था और उसके दिमाग में केवल 15 की संख्या ही घूम रही थी। इन दिव्य शूरवीरों की नज़र में केवल 70 साल से ज्यादा उम्र वाले ही जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति ही प्रतिभाशाली कहे जा सकते हैं। लेकिन 15 साल तो उसे बकवास ही कहा जा सकता है। तुमने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को छिपाने के लिए कुछ इस्तेमाल तो नहीं किया, है ना? यह असंभव है। मंदिर के शूरवीर ने कहा कि उसने तुम्हारा परीक्षण किया था। ना ये ने कांपती आवाज में कहा। 10 साल का वेतन, यही उसका भविष्य का सुख था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुरु शिष्य अनुबंध जीवन में केवल एक बार ही लागू हो सकता था, यानी वह लॉन कोनकॉन के अलावा कोई और शिष्य नहीं ले सकता था। यानी एक दिव्य शूरवीर होने के नाते वह अब मंदिर से एक पैसा भी नहीं ले सकता था, न केवल 10 साल के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी। ना ये की उत्तेजित प्रतिक्रिया देखकर लॉन कोनकॉन थोड़ा घबरा गया और अनजाने में लॉन डांग की तरफ चला गया। 87 मेरा भाई था, उसने मेरे लिए परीक्षण किया। ना ये ने लॉन डांग की ओर मुड़कर कहा, क्या उसकी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति उच्च नहीं है? दोनों ऊंचे। महोदय कृपया शांत हो जाए। जल्दबाजी में काम मत कीजिए। हमारा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। आपने मुझे अपना शिष्य बनाने पर जोर दिया और मुझसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए। आपने सिर्फ ये पूछा कि क्या मैं लॉन कौन हूँ, आपने मेरी प्रतिभा के बारे में नहीं पूछा, है ना? अगर आपको लगता है कि मैं मानक के अनुरूप नहीं हूँ तो हम इस गुरु शिष्य के रिश्ते को भूल सकते हैं। जबरदस्ती मत कीजिए, लॉन कौन ने कहा। बकवास,
ये गुरु शिष्य वाचा है, जीवन में एक बार मिलने वाली गुरु शिष्य वाचा। क्या इसे यूं ही त्याग दिया जा सकता है? ना ये का क्रोध भड़क उठा और वह लॉन्ग कौन कौन की ओर बढ़ गया। लॉन्ग डांग डांग ने तुरंत अपने भाई को रोक दिया, अपनी आत्मा की भट्टी को सक्रिय कर दिया, जिससे दिव्य कमल आत्मा भट्टी की पवित्र प्रकाश सुरक्षा क्षमता तुरंत मुक्त हो गई और जादुई मंदिर से प्राप्त स्क्रॉल को झट से छीन लिया। ना ये का मुंह इस बात से फड़क उठा कि एक सफेद रोशनी भी उस पर पड़ रही थी। एक दिव्य शूरवीर होने के नाते वह जानता था कि वह क्या है पवित्र विप्थन आत्मा भट्टी। ये लॉन्ग डांग डांग ही था जिसने पवित्र विप्थन आत्मा भट्टी को अवशोषित कर लिया था। लॉन्ग डांग डांग की छाती पर छाए सफेद कमल के प्रभामंडल को देखकर ना ये का क्रोध से दम घुटने लगा। पता चला कि वहां प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन उसने गलत व्यक्ति को चुन लिया था। वरिष्ठ वरिष्ठ, पहले शांत हो जाए, क्या आप एक पल के लिए मेरी बात सुन सकते हैं? लॉन्ग डांग डांग ने अपने सामने खड़े आदमी को सावधानी से देखते हुए कहा। 9वीं रैंक के अधिकारी का दबाव वाकई काफी ज्यादा था। ना ये का मन बिजली की तरह घूम गया और सोचने लगा कि क्या गुरु शिष्य वाचा को किसी जुड़वां भाई को हस्तांतरित करना संभव हो सकता है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह असंभव है तो वह जल्द ही निराश हो गया। जुड़वां बच्चों की भी अलग अलग आत्माएं होती हैं और गुरु शिष्य वाचा के नियम बेहद सख्त थे। हस्तांतरण की कोई संभावना नहीं थी। लॉन्ग डांग डांग ने बोलना शुरू ही किया, मेरा भाई सही कह रहा है। आपने बिना कुछ पूछे ही उसे अपना शिष्य बनाने पर जोर दिया। आपने इस बात पर जोर नहीं दिया कि प्रतिभा जरूरी है। हमने देखा कि आप ईमानदार हैं, इसलिए कौन कौन मान गया। इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर वाचा रद्द की जा सकती है तो हम ऐसा करने में आपका साथ दे सकते हैं। हम तो बस 2 बच्चे हैं। आप एक अहम व्यक्ति हैं। आप हमारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहेंगे, है ना? ना ये का हाथ कांप रहा था। सच में वह इन दोनों बच्चों का क्या कर सकता था? लेकिन उसके सपने चकनाचूर हो गए थे, उसकी भविष्य की कमाई चली गई थी। दर्द से उसकी सांस फूल रही थी। और तो और उसने एक स्पिरिट भट्टी का वादा भी किया था। ये सब सोचकर उसके मुंह से खून निकलने लगा। वरिष्ठ महोदय, क्या आपने गौर किया है कि मेरे भाई की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति अब 15 वर्ष की हो गई है? लॉन्ग डांग डांग ने याद दिलाया। इसका क्या? वो तो ना ये कायर योद्धा लगभग कचरा शब्द बोल ही गया, लेकिन अपनी कायरता के बावजूद वह मूलतः दयालु था। चूंकि कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था और वह उस दर्द को समझता था, इसलिए उसने इस स्थिति में भी कठोरता से बात नहीं की। 1 हफ्ते पहले मैं सिर्फ 10 पर था, अब मैं 15 पर हूँ। बढ़िया है ना? लॉन्ग कौन कौन ने लॉन्ग डांग डांग के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। ना ये चौंककर तेजी से लॉन्ग कौन कौन के पास गया और उसके कंधों को पकड़ लिया। लॉन्ग डांग डांग ने उसके सामने जो पवित्र प्रकाश सुरक्षा कवच स्थापित किया था, उसमें कोई हलचल नहीं हुई और वह अक्षुण्ण बना रहा। एक 9वीं श्रेणी का दिव्य शूरवीर प्रकाश देवता का शरीर, उसके प्रकाश तत्वों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तुमने क्या कहा? फिर से बताओ, ना ये ने घबराते हुए लॉन्ग कौन कौन से पूछा। लॉन्ग कौन कौन ने आंखें घुमाई। मैंने कहा, 1 हफ्ते पहले मेरी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ 10 थी। क्या ये चीज अपने आप नहीं बढ़ सकती? आज जब आपने इसका परीक्षण किया तो ये 15 कैसे हो गई? ना ये पहले तो निराश हुआ, लेकिन जल्द ही उसने अपना संयम वापस पा लिया। उसने अपना बायां हाथ हिलाया और लॉन्ग डांग डांग के हाथ में रखे स्क्रॉल को दबाया। बकवास बंद करो, मुझे सोचने दो, मुझे थोड़ा सोचने दो। जैसे ही वह बोला, उसके हाथ से एक नर्म सुनहरी रोशनी निकली जिसने लॉन्ग कोन को घेर लिया और उसके शरीर में हर बदलाव को महसूस किया। धीरे धीरे ना ये की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक जीवंत होती गई। उसने अपने सामने खड़े दोनों भाइयों की ओर देखा। मुझे विस्तार से बताओ कि कौन कौन ने एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को कैसे अवशोषित किया। खासकर अवशोषण की प्रक्रिया, कुछ भी मत छोड़ना। भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही लॉन्ग कौन बोलने वाला था, लॉन्ग डांग डांग ने कहा, मुझे बताने दो। फिर उसने उस दिन की सटीक घटनाओं का विवरण दिया। जब उसने बताया कि उसका कफलिंक उसके भाई के कफलिंक के साथ जुड़ गया था, जिसके कारण उसके भाई ने एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को छू लिया, तो ना ये उसे गहराई से देखने से खुद को नहीं रोक सका। सचमुच ये तो एक पल में ही समा गया। ना ये की आंखें चमक उठीं। हाँ, इसलिए हर दिन जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे गर्मी और आराम का एहसास होता है, लॉन्ग कौन ने कहा। ना ये मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक बार फिर से सुस्त मुस्कान आ गई।
उसके कंधे ढीले हो गए, उसका मुंह ऊपर की ओर मुड़ गया। एक छिपे हुए आशीर्वाद, है ना? तुम छोटे बदमाश, तुमने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। अच्छा अच्छा, शायद हमने एक नया महाद्वीप खोज लिया है। लॉन कोनकोन ने अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जो फिर से आलसी हो गया था। उसने उत्सुकता से पूछा, कौन सा नया महाद्वीप? आंखें मूंदकर नाये ने कहा, हम सब पहले गलत थे। पिछली सभी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस बेकार हो गईं। हम कितने बेवकूफ थे। इन दोनों बच्चों ने हम सब से बेहतर काम किया। क्या आप जानते हैं कि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को एक घटिया स्पिरिट फनेस कहा जाता था? हालांकि यह संभावित रूप से जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। सबसे पहले, एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को अवशोषित करने वाले प्रोफेशनिस्ट फीनिक्स के पंखों या गैंडे के सींगों जितने दुर्लभ हैं, और सफलता की दर बहुत कम है। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस प्राप्त करने के बाद इसके जरिए जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग अपने जीवनकाल में सिर्फ 1 या 2 अंक ही सुधार पाते हैं। मैजिक टेम्पल पहले इसका इस्तेमाल करता था क्योंकि आपकी जादुई आध्यात्मिक शक्ति किसी एलिमेंटल प्रोडिजी के करीब होती है। थोड़ी सी भी वृद्धि बहुत फायदेमंद होती है। आखिरकार जब प्रतिभा एक खास स्तर पर पहुंच जाती है तो उससे आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने इसे आजमाया। आखिरकार एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस बेकार हो सकता है, लेकिन ये जगह नहीं घेरता है और न ही कोई बोझ डालता है। freewebnovel.com। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि स्पिरिट फनेस कितनी कीमती होती है। इसलिए मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि कौन कौन जितनी कम जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति ने कभी भी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को अवशोषित करने का प्रयास नहीं किया है। उन्हें शायद ही पता हो कि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस की विशिष्टता यह है कि यह सबसे अधिक प्रभावी तब होती है जब इसे बहुत कम जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों द्वारा अवशोषित किया जाता है, विशेष रूप से कौन जैसे अकुशल लोगों द्वारा, जिनके पास कम जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति और कम जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति दोनों होती है। अपनी आंखें घुमाते हुए लॉन कोनकोन ने कहा, गुरुजी, क्या अपने शिष्य के बारे में इस तरह बात करना ठीक है? ना ये का मूड खराब हो गया और वह हंसने लगा और बोला, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। प्रशंसा? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? लॉन कोनकोन ने ना ये की मुद्रा की नकल करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ना ये ने झुंझलाकर उसके सिर पर एक झटका मारा, ठीक से खड़े हो जाओ। खजाना मिल गया, मेरे पैर। मैं बस यही कह सकती हूँ कि तुम भाग्यशाली हो। तुम पूरी तरह से बेकार नहीं हो सकता है कि तुमने गलती से एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के रहस्यों को खोल दिया हो। इस स्पिरिट फनेस के लिए मुझे लगता है कि विलय की असली शर्त ये हो सकती है कि तुम्हारी प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति जितनी कम हो उतना ही बेहतर है। आत्मा भट्टी के सम्मलन के लिए आमतौर पर मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है ताकि उसे आकर्षित किया जा सके। सम्मलन प्रक्रिया के लिए आमतौर पर मेजबान में एक निश्चित स्तर की आध्यात्मिक शक्ति होनी आवश्यक है। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस इसके विपरीत कार्य कर सकती है। आध्यात्मिक शक्ति जितनी कम होगी, सम्मलन उतना ही बेहतर होगा। जब आध्यात्मिक शक्ति एक निश्चित स्तर तक कम हो जाती है तो प्रभाव वास्तव में प्रकट होगा। मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति का हस्तक्षेप जितना कम होगा, वह बाहरी तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करने और अवशोषित करने में उतना ही अधिक प्रभावी होगा। आपकी असाधारण प्रतिभा की कमी ने इसकी विशेषताओं को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया है। जब मैंने पहले आर्केंजेल एम्ब्रेस का उपयोग किया था तो मैंने देखा कि आपकी अवशोषण विधि आपके भाई से भिन्न थी। आपका भाई अपनी त्वचा और रोमछिद्रों के माध्यम से अवशोषण करता है, जबकि आप अवशोषण के लिए लगभग पूरी तरह से एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस पर निर्भर हैं। हालांकि आपका कुल अवशोषण अभी भी थोड़ा अधिक है। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस का यही कार्य है। सिर्फ एक हफ्ते में आपकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 5 अंकों से बढ़ गई है। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के इतिहास में ये बेजोड़ है। अगर आप इसी गति को बनाए रखेंगे तो भविष्य में अपने भाई से बराबरी करना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। लॉन कोनकोन हैरान रह गया, मेरे भाई को पकड़ो। मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे इतनी अच्छी प्रतिभा की क्या जरूरत है? मैं तो चुपचाप रहना पसंद करता हूँ। ना ये की निगाहें कुछ डरावनी हो गईं। खैर, ये निर्णय तुम्हारा नहीं है। एक दिन का शिक्षक जीवन भर के लिए पिता होता है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के अपने कर्तव्य को गंभीरता से लूंगा। लॉन कोनकोन हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसने सोचा था कि दिव्य शूरवीर ने उसे धोखा दिया है।
अब उसे कैसे लग रहा है कि धोखा तो उसे ही मिला है। हालांकि लॉन्ग डांग डांग हंसते हुए बोला, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद सीनियर। हाँ, उसे अच्छे अनुशासन की जरूरत है, वरना वो बहुत आलसी हो जाएगा। हार मानते हुए नाये ने चमकती आंखों से लॉन्ग डांग डांग की ओर देखा, मैं मान जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? लॉन्ग डांग डांग ने उत्सुकता से पूछा। नाये ने आंखें मूंद ली और कहा, आपसे कोनकोंग नाइट्स टेम्पल का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, जबकि तुम पूरी तरह से मैजिक टेम्पल के सदस्य रहोगे। तुम्हें किसी भी समय नाइट्स टेम्पल में शामिल होने की अनुमति नहीं है, खासकर दिव्य नाइट का शिष्य बनने की नहीं। अगर तुम इस बात पर सहमत हो तो मैं तुम्हें मेरे साथ छल करने के लिए माफ कर दूंगा। भाई, एक पेड़ और एक ही पेड़ दोनों मिलकर जंगल बनाते हैं, हम इस पर सहमत नहीं हो सकते, लॉन्ग कोनकोंग ने तुरंत मना कर दिया। चुप रहो। ना ये ने गुस्से से अपना मुंह प्रकाश की किरण से बंद कर लिया। क्या मैं आपसे शूरवीरता का कौशल सीख सकता हूँ? मुझे चिंता है कि मुझे कोनकोंग की प्रतिभा विकसित होने तक उसकी सहायता करनी होगी, लॉन्ग डांग डांग ने कहा। बेशक तुम कर सकते हो। अब से तुम दोनों मुझसे एक साथ सीखोगे। हालांकि चूंकि कोनकोंग और मेरे बीच गुरु शिष्य का अनुबंध है, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, नाये ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। बेशक वह लॉन्ग डांग डांग जैसी असली प्रतिभाशाली प्रतिभा को स्वीकार करना पसंद करेगा। हालांकि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस इस समय अच्छी तरह से विकसित हो रही है, लेकिन कौन जाने ये तेज गति से विकास कर पाएगी या नहीं। जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति में 87 प्रतिभाएं होती हैं। ठीक है, तो क्या हमें स्पिरिट फनेस अकादमी जाना चाहिए, जैसा कि आपने पहले बताया था? लॉन्ग डांग डांग ने पूछा। ना ये ने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ा, जरूरत नहीं है। अपनी मौजूदा प्रतिभा के साथ वह वहां किस लिए जा रहा है? हंसी का पात्र बनने के लिए। बस यहीं रहो और अभ्यास करो, मैं तुम्हें यहां मार्गदर्शन करूंगा। जब जरूरत होगी तब भी तुम्हें उसकी भूमिका निभानी होगी। वैसे तुम्हें ये नुकसानदेह विचार किसने दिया कि तुम किसी का रूप धारण करो और यहां तक कि मंदिर की आत्मा की भट्टी को धोखा देने की हिम्मत करो? तुम दोनों में वाकई हिम्मत है। कोई नहीं, हम दोनों ही थे। असल में हम नहीं चाहते थे कि मेरा छोटा भाई घर पर बेकार और बोरियत से रहे, लॉन्ग डांग डांग ने कहा। स्वाभाविक रूप से वह अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, पहले तुम दोनों वापस जा सकते हो। मैं जल्दी से कोनकोंग को पवित्र मन बहलाव की आत्मा भट्टी को अवशोषित करने के लिए तैयार कर दूंगा। एक बार जब वह तैयार हो जाएगा तो मैं उसके लिए एक भट्टी ढूंढूंगा, जो मैंने पहले किए अपने वादे को पूरा करने का एक तरीका है। इससे तुम्हें अपनी पहचान छिपाने में भी मदद मिलेगी। शूरवीरों के मंदिर से निकलने के बाद ही लॉन्ग डांग डांग को अपनी पीठ पर पसीने का एहसास हुआ। वह 9वीं रैंक का शूरवीर था। दूसरी ओर लॉन्ग कोनकोंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मस्ती करने के लिए हम कहाँ जाएं? लॉन्ग कोनकोंग ने लॉन्ग डांग डांग के गले में अपनी बाह डाल दी। उस महत्वपूर्ण क्षण में अपने बड़े भाई द्वारा सुरक्षित महसूस करने के एहसास ने उसे माफ कर दिया। freewebnovel.com। तुम अब भी खेलना चाहते हो? जल्दी घर जाओ, हमें पापा मम्मी को बताना होगा कि अभी क्या हुआ। वह 9वीं रैंक का दिव्य शूरवीर था। क्या तुम्हें पता भी है कि दिव्य शूरवीर क्या होता है? वह संघ के सबसे बेहतरीन और दुर्जय व्यक्तियों में से एक है, जो सबसे शक्तिशाली मंदिर से ताल्लुक रखता है। अगर तुम्हारी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस तुम्हारी अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति को सचमुच नहीं बढ़ाती, तो हमें पता भी नहीं चलता कि इसे कैसे खत्म किया जाए। लॉन्ग डांग डांग अनिच्छुक लॉन्ग कोनकोंग को घसीटते हुए सीधे घर पहुंचे और नाइट्स मंदिर में जो कुछ हुआ उसे तुरंत उनके माता पिता को बताया। ना ये काय शूरवीर, ना ये लॉन्ग लिली और लिंग जू ने एक दूसरे को देखा। कुत्ते शूरवीर। पापा मम्मी, क्या मेरे गुरु के बारे में इस तरह बात करना अशिष्टता नहीं है? लॉन्ग कोनकोंग ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा। किसी अजीब वजह से गुरु शिष्य का समझौता होने के बाद उसे उस बूढ़े के प्रति एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। ये कुत्ता नहीं है, बल्कि यंगयंगगुगु में गौ है, लॉन्ग लिली ने समझाया। पिताजी, बेहतर होता यदि आप स्पष्टीकरण न देते, लॉन्ग डांग डांग ने उदास स्वर में कहा। अब बेचैनी महसूस करते हुए लॉन्ग कोनकोंग ने पूछा, क्या ये व्यक्ति बुरा है? लॉन्ग लिली ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। खैर, वह एक दिव्य शूरवीर है। इसे अपने भाग्य का एक झटका समझो। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस का ऐसा असर होगा। कोनकोंग, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है।
अगर तुम्हारी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति में सुधार होता रहे और तुम्हारे गुरु के रूप में एक 9वीं रैंक का शूरवीर हो तो तुम्हारा भविष्य असीम होगा और तुम अपने भाई से पीछे नहीं रहोगे। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लॉन कॉन बहुत दुखी लग रहा था। क्या मैं यही चाहता था? मैं तो बस चुप रहना चाहता था। अभी अभी जो बुरा वीकेंड बीता था उसके बारे में सोचकर उसका दिल और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। आने वाले दिन वो कैसे काटेगा? दोनों भाइयों को आराम करने के लिए विदा करने के बाद लॉन्ग लिली और लिंग जू चुपचाप एक दूसरे के सामने आ गए। लिंग जू बुदबुदाए बिना नहीं रह सका, सचमुच एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। कौन का चरित्र सचमुच कायर शूरवीर से मेल खाता है। लॉन्ग लिली खिलखिलाकर हंसी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि डरपोक होना एक बच्चे का सबसे अच्छा गुण है। माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे खतरनाक परिस्थितियों में बहादुरी से हमारी रक्षा करेंगे। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वे खतरे का सामना करते हुए अपनी रक्षा कर सकें और सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इसलिए अगर कौन इस कायर शूरवीर से थोड़ा डरपोक होना सीख ले तो कोई बुरी बात नहीं होगी। यह उसके दिन भर इधर उधर घूमने से तो बेहतर ही है। आप ठीक कह रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह लॉन डांग और लॉन कौन मंदिर अकादमी लौट आए। अपनी कक्षाओं में पहुंचते ही उन्हें सूचना मिल गई। नए छात्रों का स्कूल वर्ष शुरू होने के एक हफ्ते बाद आखिरकार पहली पूर्ण सभा आयोजित होने वाली थी। हालांकि यह केवल एक ही कक्षा का स्तर था, फिर भी प्रत्येक शाखा अकादमी में 5 कक्षाएं थीं और 150 छात्र थे। 6 शाखा अकादमियों में कुल मिलाकर लगभग 900 छात्र थे। बैठक अकादमी के केंद्रीय चौक में आयोजित की गई थी। लॉन डांग और लॉन कौन दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में सबसे आगे चल रहे थे और एक के बाद एक चौक पर पहुंच रहे थे। जैसे ही लॉन कौन ने नाइट्स क्लास 1 को चौक पर पहुंचाया, उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी, हर जगह देखने लगी, विशेष रूप से 3 विशेषज्ञता वाले जादू समूहों पर। दरअसल शूरवीरों, योद्धाओं और हत्यारों की तुलना में जादूगरों, समनकर्ताओं और पुजारियों में महिला छात्रों की संख्या कहीं ज्यादा थी। खास तौर पर पुजारी अकादमी की लगभग 2/3 छात्राएं महिलाएं थीं। लॉन कौन को लगा जैसे उसकी आंखें सारे नज़ारों को देखने के लिए काफी नहीं थीं। उड़ता हुआ ड्रैगन शहर अपने सुंदर युवक युवतियों के लिए मशहूर था और उसके सामने का नज़ारा वाकई चकाचौंध कर देने वाला था। हालांकि वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि औसत आकर्षण सबसे ज्यादा जादूगर वर्ग 1 में था। जादूगर वर्ग 1 के सामने खड़े होकर लॉन डांग तत्व नियंत्रण के बारे में सोच रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनका ध्यान बहुत प्रभावी रहा है, खासकर पिछली रात। महादूत के आलिंगन से शुद्ध होने के बाद उनका मन और भी स्पष्ट हो गया और तत्वों के प्रति उनकी धारणा और भी स्पष्ट हो गई। आज सुबह सुबह तत्वों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए वह प्रकाश तत्व को सफलतापूर्वक संघनित करने में सफल रहे। एक जादूगर के लिए हालांकि यह केवल पहला कदम है, यह सबसे महत्वपूर्ण भी था। जब तक कोई तत्वों को संघनित और नियंत्रित कर सकता है, तब तक वह तत्वों का मार्गदर्शन करके जादू को आकार देना सीख सकता है और प्रशिक्षण के दौरान इन संघनित तत्वों को अपनी जादुई आध्यात्मिक शक्ति में विकसित कर सकता है। आज की मीटिंग किस बारे में थी, इस बारे में उन्होंने ज्यादा सोचा ही नहीं। एक आम मीटिंग कितनी बड़ी बात हो सकती है। तभी केंद्रीय चौक के सामने मंच पर लगभग 2 मीटर ऊंची पंक्ति में लोग दिखाई दिए। वे सभी वृद्ध थे और उन्होंने इस तरह से कपड़े पहने थे कि उनके विभिन्न पेशे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। लॉन कौन ने उभी हुई आंखों से मंच को देखा, अगले ही पल उसका शरीर अकड़ गया। वह कौन है? बिखरे बाल और दाढ़ी, कपड़े साफ, वह काफी ज्यादा चुस्त लग रहा था, पर उसका आलसी व्यवहार नहीं बदला था। क्या वह वही नाई नहीं था जिससे वे कल ही मिले थे, वही जिसने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया था? नाई की नजरें तुरंत लॉन डांग और लॉन कौन पर पड़ गईं। सिर्फ शक्ल देखकर वह पहचान नहीं पाया कि कौन है, लेकिन उनकी स्कूल यूनिफॉर्म और चाल ढाल देखकर उसने तुरंत पहचान लिया कि कौन उसका शिष्य है। जब लॉन कौन को एहसास हुआ कि ना ये उसे देख रहा है, तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसे किसी कारण से बुरा लग रहा था। इस समय एक बूढ़ा व्यक्ति मंच के सामने आया और शांत स्वर में बोला, नमस्ते विद्यार्थियों, मैं टोन लेई हूँ, मंदिर अकादमी की सोआरिंग ड्रैगन शाखा अकादमी का डीन। आज आपके स्कूल का दूसरा सप्ताह समाप्त हो रहा है। सबसे पहले अकादमी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंदिर अकादमी आपको मंदिर तक ले जाने वाला आवश्यक मार्ग है। लेकिन यह मार्ग पूरा करना इतना आसान नहीं है।
हमारे आंकड़ों के अनुसार संघ के सभी प्रांतों और शहरों में सुचारू रूप से स्नातक होने और 6 महान पवित्र मंदिरों का आधिकारिक सदस्य बनने की संभावना औसतन केवल 4.3% है। हाँ, ये बहुत कम है। इन शांतिपूर्ण समयों में मंदिरों के संचालन के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए नए सदस्यों की जांच विशेष रूप से कठोर होती है। यदि अब से 12 वर्ष बाद आप अपनी अंतिम परीक्षा के समय 5वीं रैंक के प्रोफेशनिस्ट नहीं बन पाते हैं, तो आपको अपना रास्ता खुद खोजना होगा और आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रयास करने का समय अंत में नहीं, बल्कि अकादमी में प्रवेश के क्षण से ही है। केवल इसी तरह आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं और मंदिर के सर्वोच्च विजेता, सम्माननीय सदस्य बन सकते हैं। अकादमी में हर 2 साल में आपकी एक एकीकृत परीक्षा होगी। जो परीक्षा में असफल होंगे उन्हें अकादमी छोड़ने की सलाह दी जाएगी। इसलिए मैं आज ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तत्परता का एहसास करें, सच्चे मन से इसमें लगें और अपनी पहल को बढ़ाएं। मुझे आशा है कि आप सभी भविष्य में अकादमी से सफलतापूर्वक स्नातक होंगे। हालांकि मुझे अभी यह असंभव लगता है, फिर भी मुझे आशा है कि कोई चमत्कार होगा। आज हमारी पहली बैठक है। अब मैं आपको पहली कक्षा के नए प्रमुख से मिलवाता हूं। वह सोअरिंग ड्रैगन ब्रांच अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्रों से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, वृद्ध प्रधानाध्यापक ने पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े शिक्षकों की ओर स्वागत का इशारा किया। जैसे ही लॉन डांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और लॉन कोन का मुंह खुला का खुला रह गया, ना ये सामान्य व्यवहार के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए आगे की ओर चला गया और बूढ़े हेडमास्टर के पास खड़ा हो गया। डीन ने कहा, आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शिक्षक नाये का स्वागत करें। इसके बाद जो तालियां बजी वह बहुत कम थी। कायनाइट नाये का अपारंपरिक रूप युवा लड़कों को विशेष रूप से आकर्षित नहीं कर रहा था। नाये को इसकी परवाह नहीं थी और उसने खुशी से कहा, सभी को नमस्कार, मैं नाये हूँ। खैर, आपसे आपको तैयार रहना चाहिए। मेरे आने से पहला साल बदल जाएगा। इस सप्ताहांत का विश्राम रद्द कर दिया जाएगा और पहले साल के लिए 2 दिवसीय समग्र मूल्यांकन होगा। सप्ताहांत विश्राम रद्द होने की खबर सुनते ही 900 छात्रों ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। नाये ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और दबाव डाला और अचानक शिक्षकों समेत सभी उपस्थित लोगों ने एक अदृश्य दबाव महसूस किया। पूरा स्थल शांत हो गया। छात्र ठीक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जो लोग टेम्पल अकादमी में शिक्षक बन सकते थे, वे कम से कम टेम्पल के आधिकारिक सदस्य तो थे ही। उनकी नजरें तुरंत तेज हो गईं। इस कक्षा के नेता में कैसी ताकत थी। नाये ने आगे कहा, हम आपको बदले में कुछ दिए बिना सिर्फ आपका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। अकादमी मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर आपको पुरस्कृत या दंडित करेगी। पुरस्कार में तत्व क्रिस्टल होंगे जो साधना में सहायक होंगे। आप उन्हें प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन में अर्जित अपने अंकों का आदान प्रदान कर सकते हैं और आप अपनी पसंद का कोई भी गुण चुन सकते हैं। जहां तक दंड की बात है, तो स्वाभाविक रूप से साधना का समय बढ़ाया जाएगा। चूंकि यह पहला मूल्यांकन है, इसलिए मैं पहले ही विषय वस्तु की घोषणा कर दूं। इस सप्ताहांत आपको एक निश्चित क्षेत्र में ले जाया जाएगा। आप में से प्रत्येक के पास एक अकादमी बैच होगा। आप चाहे किसी भी साधन का उपयोग करें, प्रत्येक बैच के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। अंत में जिसके पास कम से कम 5 अंक होंगे, वो उत्तीर्ण हो जाएगा। 5 अंकों के बाद प्रत्येक 10 अतिरिक्त अंक को तत्व क्रिस्टल के एक छोटे टुकड़े से बदला जा सकता है। जो लोग इसका मूल्य नहीं जानते, वे वापस आने पर अपने कक्षा शिक्षक से पूछ सकते हैं। इस मूल्यांकन में मैं आप सभी को एक अतिरिक्त लाभ दूंगा। जादूगर वर्ग 1 से लांग डांग और शूरवीर वर्ग 1 से लांग कोन के बैच प्रत्येक का मूल्य 100 अंकों का है। अगले 5 दिनों में अपनी सामान्य साधना के अलावा आप सप्ताहांत परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान किसी भी हथियार या उपकरण का उपयोग नहीं किया जाना है। क्या बकवास है। बाकी सबको सिर्फ 1 अंक मिलता है, लेकिन उनके अंक 100 हैं। बहुत से लोगों ने प्रतिभाशाली भाइयों लॉन डांग और लॉन कोन के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन आखिरकार स्कूल तो अभी 1 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था और जो लोग उन्हें जानते थे वे सिर्फ उनके सहपाठी थे। इस समय उनके सहपाठियों की नज़रें भी अलग अलग दिखने लगी थीं। ये तो जाल है। लॉन कोन मंच की तरफ देखता रह गया। ये कायर शूरवीर नहीं, जाल शूरवीर है ना। मंच से नाये ने आगे कहा, लॉन डांग और लॉन कोन की उत्कृष्ट प्रतिभा को देखते हुए
इस मूल्यांकन के लिए उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक को 50 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अंकों का आदान प्रदान तत्व क्रिस्टल के लिए किया जा सकता है। तत्व क्रिस्टल क्या है? आम छात्रों को शायद पता न हो। तथाकथित तत्व क्रिस्टल दरअसल कुछ खनिज होते हैं जिनमें तात्विक गुण होते हैं। अलग अलग शुद्धता वाले तत्व क्रिस्टल का मूल्य अलग अलग होता है। बाजार में सबसे साधारण तत्व क्रिस्टल भी सस्ते नहीं होते। साधना के दौरान ये सभी पेशेवरों के लिए सबसे अच्छा पूरक है। आप तत्व क्रिस्टल के बिना भी साधना कर सकते हैं, लेकिन तत्व क्रिस्टल के साथ साधना की गति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। सभी तत्व क्रिस्टलों में सबसे मूल्यवान स्वाभाविक रूप से प्रकाश तत्व क्रिस्टल है, क्योंकि इसका अनुप्रयोग सबसे व्यापक है। इसके बाद अन्य शिक्षकों ने नए छात्रों के लिए कुछ सावधानियों के बारे में बात की। हालांकि सभी नए छात्रों का ध्यान लगभग पूरी तरह से आगामी मूल्यांकन पर था। मूल्यांकन पास करना कोई आसान काम नहीं था। कम से कम 5 अन्य छात्रों के बैच प्राप्त करने जरूरी थे। इसका मतलब है कि ज्यादातर छात्र मूल्यांकन पास नहीं कर पाएंगे। सजा अभी नहीं बताई गई है, लेकिन अतिरिक्त प्रशिक्षण से अच्छे दिन नहीं आएंगे। बैठक अभी समाप्त ही हुई थी। लॉन्ग कोन बिजली की तरह लॉन्ग डांग की ओर दौड़ा, मुंह बनाते हुए बोला, भाई हमें क्या करना चाहिए? अगर हम मूल्यांकन में पास नहीं हो पाए तो बूढ़ा आदमी हमें निश्चित रूप से जाने नहीं देगा। लॉन्ग डांग ने अधीरता से कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम शाम को इस बारे में बात करेंगे। बोलते हुए उसने आंखों से इशारा किया। क्या ऐसा नहीं लग रहा था? पहले साल का लगभग पूरा ध्यान अब उन्हीं पर था। ये 100 पॉइंट थे, यानी 10 एलिमेंट क्रिस्टल के बराबर। कौन सोचेगा कि ये बहुत ज्यादा है? शायद उसे इस संकट का एहसास था, इसलिए लॉन्ग कोन दिन भर की कक्षाओं में इधर उधर नहीं घूमता था, बल्कि अपने व्याख्यानों पर पूरा ध्यान देता था। स्कूल खत्म होते ही वह सीधे मैजिक अकादमी के छात्रावास में पहुंच जाता था। लॉन्ग कोन ने थोड़ा सा खुला हुआ छात्रावास का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। ऐसा करते ही वह दंग रह गया। लिविंग रूम में लॉन्ग डांग अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए हुए था और उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली पर एक छोटा सा सुनहरा गोला चमक रहा था। ये क्या है? लॉन्ग कोन ने अभी सवाल ही सोचा था कि तभी उसकी नज़र अपने बड़े भाई की शैतानी मुस्कान पर पड़ी। लॉन्ग कोन अपने अनोखे भाई को अच्छी तरह जानता था। वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक झटके के साथ छोटा सा प्रकाश गोला उसके सामने आ ही गया था। यह पूरी तरह से सहज प्रतिक्रिया थी कि लॉन्ग कोन ने अपना हाथ उठाया। शायद आसन संकट ने उसे उत्तेजित किया था, लेकिन वह पल भर में अपने भंडारण वलय में लगी ढाल से जुड़ने में कामयाब रहा। एक चमकती हुई रोशनी के साथ ही ढाल उसके सामने आ गई। पॉप, वह आवाज थी जो प्रकाश के गोले के ढाल से टकराने पर निकली। टक्कर के जोर से लॉन्ग कोन 2 कदम पीछे हट गया, लगभग जमीन पर गिर पड़ा। शुक्र है पिछले दिनों की शारीरिक कसरत बेकार नहीं गई। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैली, लेकिन जल्दी ही बुझ गई, जिससे कमरे के अंदर की रोशनी थोड़ी मंद हो गई। मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? लॉन्ग कोन चिल्लाया। क्या हत्या? क्या तुमने अपना आंतरिक कवच नहीं पहना है? लॉन्ग डांग ने अधीरता से जवाब दिया। तभी लॉन्ग कोन को याद आया कि उसने नाइट्स टेम्पल से अनुदानित आंतरिक कवच पहना हुआ है। हाँ, क्या उसने आंतरिक कवच नहीं पहना था? हालांकि अपने हाथ में ढाल को देखकर उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह अपनी भंडारण अंगूठी में रखी वस्तुओं से सचमुच संवाद कर सकता है। क्या ये प्रकाश विशेष जादू है? लॉन्ग कोन ने उत्सुकता से पूछा। लॉन्ग डांग ने सिर हिलाया। ये प्रथम श्रेणी का जादुई प्रकाश किरण बम है। मैंने अभी अभी इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। सीनियर नाये के आर्कहेंगल्स एम्ब्रेस ने मेरी वह ऊर्जा पुनः बहाल कर दी है जो मैंने पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस को अवशोषित करते समय खर्च की थी। मेरी आध्यात्मिक शक्ति वर्तमान में प्रचुर है। कुल मिलाकर यह 100 से अधिक होनी चाहिए। सिद्धांत रूप में मैं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जादू का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी तत्वों के साथ संवाद करने का प्रयास जारी रखना होगा। लॉन्ग कोन का मुंह फड़क उठा। उन्हें दाखिला लिए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, जबकि दूसरे छात्र अभी भी तत्वों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसका बड़ा भाई पहले से ही निम्न स्तरीय जादू का इस्तेमाल कर सकता था। क्या असाधारण प्रतिभा का यही फायदा था? हम मूल्यांकन के बारे में क्या करने जा रहे हैं? लॉन्ग कोन ने मुंह बनाते हुए पूछा। जल्दी क्यों? जब हम पहाड़ पर पहुंचेंगे तो हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लॉन्ग डांग ने उपेक्षापूर्ण ढंग से उत्तर दिया।
लॉन कोनकोंग ने झुंझलाकर जवाब दिया, जाहिर है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास दिव्य कमल आत्मा भट्टी है। तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम हमेशा अंत पाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हो। तो मैं क्या करूं? हमें कोई भी हथियार या उपकरण इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। हमारी कक्षा का कोई भी पुरुष सहपाठी मुझे गिरा सकता है। क्या तुम बेवकूफ हो? अपने ही सहपाठियों से क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि पिताजी हमें क्या सिखाते थे? मुसीबत के समय हमें पूरी ताकत से जुट जाना चाहिए। और हाँ, सीनियर ना ये यहाँ है तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि वे हमें कैसे पढ़ाएंगे? मुझे लगता है उन्होंने हम पर दबाव डालने और हमें उनसे अच्छी तरह सीखने के लिए यह मूल्यांकन रखा है। लेकिन अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं, अब सीखना शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। लॉन कोन परेशान दिख रहा था। बहुत देर हो जाने की चिंता है। अगर इस बार नहीं तो अगली बार भी है। असफलता ही सफलता की जननी है, सुना नहीं? शांत स्वर गूंजा। अगले ही पल दोनों भाइयों ने पलकें झपकाईं और देखा कि दिव्य योद्धा ना ये उनके सामने प्रकट हो गए। नमस्कार वरिष्ठ। लॉन डांग ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया, लेकिन लॉन कोन ने खुद को लिविंग रूम के सोफे पर बैठा लिया। तुम अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते? ना ये ने अप्रसन्न होकर कहा। आंखें घुमाते हुए लॉन कोन ने जवाब दिया, तुम्हें याद है कि अब तुम मेरे शिक्षक हो। कौन अपने ही छात्रों के साथ इस तरह छल करता है? ना ये ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें सीखने की प्रेरणा देने से पहले दबाव दे रहा हूं। अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाओ। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें हर समय तत्परता महसूस करनी होगी। मैं तुम्हें 3 चालें सिखाऊंगा। इन तीनों में महारत हासिल करो और तुम्हें मूल्यांकन पास करने का मौका मिलेगा। क्या मैं इन्हें 1 सप्ताह में सीख सकता हूं? लॉन कोन ने पूछा। ना ये ने उसकी ओर देखा और कहा, दान कर सकते हैं। आपके लिए यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। जैसे कुछ समझकर लॉन कोन ने कहा, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ना ये ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा, यह क्या है? क्या आप मेरे लिए आर्केंजल एम्ब्रेस का अभ्यास कुछ और बार कर सकते हैं? मैं इससे महसूस कर सकता हूं। उस दिन मेरे भावर ने जो ऊर्जा ग्रहण की वह सोने से नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों के ध्यान से प्राप्त ऊर्जा से कहीं ज्यादा थी। मुझे लगता है कि ये 10 अंकों से बढ़कर 15 हो गया, जिनमें से 4 अंक आपके आर्केंजल एम्ब्रेस से जुड़े थे। अगर आप इसे मेरे लिए कुछ दर्जन बार और करें तो मैं अपने भाई जितना प्रतिभाशाली हो सकता हूं। ना ये ने गुस्से से कमर पर हाथ रख लिए, ढीठ बच्ची, तुम बिना मेहनत किए बस लाभ चाहते हो। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि आर्केंजल एम्ब्रेस का इस्तेमाल आसान नहीं है और इसके लिए मेरे प्रकाश स्रोत की खपत जरूरी है। अगर मैं कर भी पाती तो क्या तुम्हें लगता है कि हर बार इसका असर एक जैसा ही होता? उस दिन अच्छा असर इसलिए हुआ क्योंकि यह तुम्हारा पहला अनुभव था। इससे मांसपेशियों को आराम और हड्डियों को साफ करने वाला असर हुआ। एक आर्केंजल एम्ब्रेस के बाद तो किसी बेवकूफ का भी शरीर बदल जाता है, और चूंकि तुम्हारी प्रतिभा निचले स्तर पर है, इसलिए तुम्हारी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार होना स्वाभाविक है। दरअसल एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस ज्यादा से ज्यादा 1-2 पॉइंट ही बढ़ा सकता था, इसलिए तुम गलत नहीं हो। लेकिन अब से असर पहले जैसा नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हारे ध्यान से थोड़ा बेहतर होगा। लॉन कोन ने पूछा, यदि मैं ऐसा दिन में 100 या 80 बार करूं तो क्या मेरी जन्मजात प्रतिभा में तेजी से सुधार होगा? क्या तुम सपना देख रहे हो? शूरवीरों के मंदिर के सभी दिव्य शूरवीर मिलकर भी एक दिन में इतनी बार महादूत आलिंगन नहीं कर सकते। शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करो। तुम अभ्यास न करने का विकल्प चुन सकते हो, लेकिन सप्ताहांत के मूल्यांकन के दौरान शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहो। एक बार तुम्हारी असली पहचान उजागर हो जाने के बाद मैं तुम्हारे माता पिता के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मंदिर अकादमी में छद्म रूप धारण करके और धोखे से आत्मा की भट्टी प्राप्त करके उन्हें इसके लिए अदालत में भेजा जा सकता है। लॉन कोन आश्चर्यचकित रह गया, क्या ये सचमुच इतना गंभीर है? ना ये ने उपहास किया, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें क्या लगता है स्पिरिट भट्टी क्या होती है? क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें मुफ्त में मिली है? ठीक है, मैं सीख लूंगा। लॉन कोन झुककर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें बुनियादी कौशल सिखा रही हूं। आज मैं तुम्हें पहली तकनीक स्लाइड स्टेप सिखाऊंगी। ना ये ने समझाया। स्लाइड स्टेप ऐसे? लॉन कोन ने अपना दाहिना पैर घसीटते हुए एक तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। ना ये ने अप्रसन्नतापूर्वक कहा, आप इसे स्लाइड स्टेप कहते हैं। मुझे पकड़ने की कोशिश करो।
लॉन कोनकॉन्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ना ये पर झपट्टा मारा। जैसे ही वो उससे संपर्क करने वाला था, उसने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ अब पकड़ लिया हो। अगले ही पल उसकी नजर धुंधली हो गई, मानो ना ये हवा में गायब हो गया हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। लॉन्ग डांग डांग जो किनारे से देख रहा था, उसे भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ऐसा लग रहा था मानो नायिका टेलीपोर्ट हो गया हो और वह पल भर में 3 फुट दूर चली गई हो, जिससे लॉन कोनकॉन चूक गया। जमीन पर कराह रहे लॉन कोनकॉन को नजरअंदाज करते हुए ना ये ने कहा, स्लाइड सटेप आसान लगता है, लेकिन यह एक शूरवीर के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी क्षमता है, जो आक्रमण और बचाव दोनों में महत्वपूर्ण है। इसमें अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंका देना और अपनी गतिविधियों को अप्रत्याशित बनाना महत्वपूर्ण है। इसलिए स्लाइड सटेप करते समय आपका ऊपरी शरीर बिना किसी बदलाव के यथासंभव स्थिर रहना चाहिए, यहां तक कि आपकी निगाह भी अपरिवर्तित रहनी चाहिए। अन्यथा आपका प्रतिद्वंद्वी आसानी से यह अनुमान लगा लेगा कि आप कहां देख रहे हैं। स्लाइड सटेप के लिए उत्पन्न शक्ति मुख्य रूप से आपकी पिंडलियों और पैरों की टेंडन व मांसपेशियों से आती है। आप अपने पैर की उंगलियों से अलग अलग बल लगाकर दिशा भी बदल सकते हैं। दोनों पैर और पंजे स्लाइड सटेप का आधार हैं। आपको बस अपने पैरों और पिंडलियों की हर मांसपेशी को समझना होगा और उन्हें एक साथ लचीले ढंग से इस्तेमाल करने में सक्षम होना होगा। स्लाइड सटेप को पूरी तरह से करने का यही तरीका है। जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे तो आप पलक झपकते ही दिशा बदल पाएंगे, जिससे आपका प्रतिद्वंद्वी भी अचंभित रह जाएगा। जैसा कि उन्होंने बताया, नायी का शरीर अचानक हिलने लगा। जैसा कि उन्होंने कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया, लेकिन उनका शरीर कमरे में एक अप्रत्याशित हवा की तरह चमकता और घूमता रहा। जैसे जैसे उनकी गति बढ़ती गई, उन्होंने कमरे में कुछ प्रतिबिंब छोड़े, जिससे ऐसा लग रहा था मानो नाई के कई क्लोन बनाए गए हों और असली और नकली में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। वाह, बुरा नहीं है बुजुर्ग। लॉन कोनकॉन की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। क्या स्लाइड सटेप वाकई एक क्लोन तकनीक जैसा हो सकता है? आउच! अरे, तुमने मुझे फिर क्यों मारा? कृतघ्न बदमाश! अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? ना ये ने बड़बड़ाते हुए लॉन डांग डांग और लॉन कोनकॉन दोनों को अपने सामने खींच लिया। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से महसूस करो। मैं तुम्हें स्लाइड सटेप के लिए जरूरी हर मांसपेशी दिखाने जा रही हूं। ना ये की हथेलियों से गर्म धाराएं उनके शरीर में प्रवाहित हुईं, जो तेजी से उनके पैरों तक फैल गईं। freewebnovel.com। पिंडली मुख्यतः पश्च, पार्श्व और अग्रपार्श्व मांसपेशी समूहों में विभाजित होती है। पश्चिम मांसपेशी समूह में मुख्यतः गैस्ट्रोक्नेमिस और सोलियस जैसी सतही मांसपेशियां होती हैं, जिनके टेंडन अकिलीज टेंडन बनाते हैं। मांसपेशियों की गहरी परत पॉपलेट्स, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, जिनके टेंडन टखने के मध्य भाग के साथ चलते हैं, पैर के अंगूठे के लचीलेपन और पैर के उल्टने में भूमिका निभाते हैं। पार्श्व मांसपेशी समूह में पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस होते हैं, जो पैर को बाहर की ओर मुड़ने के लिए स्थिर करते हैं। अग्रपार्श्व मांसपेशी समूह फिबुलारिस टर्टियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस और टिबियलिस एंटीरियर, पैर के अंगूठे के पृष्ठीय लचीलेपन और पैर के बाहर की ओर मुड़ने को नियंत्रित करते हैं। ना ये बोलते हुए उनके शरीर में जो ऊर्जा भर रहे थे, उससे उनके द्वारा वर्णित मांसपेशियां उभरकर सामने आ रही थीं, जिससे भाइयों को उनकी संरचना का स्पष्ट एहसास हो रहा था। ना ये की आवाज और उस ऊर्जा के संचार के मार्गदर्शन ने उनके मन में बारीकियों को गहराई से अंकित कर दिया। पैर की मांसपेशियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, पृष्ठीय मांसपेशियां और पातल मांसपेशियां। ना ये की शिक्षाएं लॉन डांग डांग और लॉन कोनकॉन के लिए बिल्कुल नहीं थीं। आध्यात्मिक शक्ति और स्मृति मुद्रण के मार्गदर्शन से वे 15 मिनट से भी कम समय में निचले पैर और पैर की मांसपेशियों को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम हो गए। 9वीं श्रेणी के दिव्य शूरवीर को शिक्षक के रूप में रखने की यही ताकत है। उन्हें न तो अनावश्यक बातों की जरूरत होती है और न ही छात्रों को कठिन तरीके से याद करने की। इसके बजाय वे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके सीधे दोनों भाइयों के मन में स्मृति अंकित करते हैं और फिर स्मृति को शीघ्रता से पूरा करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन देते हैं। इसके बाद मैं आपको बल लगाना सिखाऊंगा। स्लाइड स्टेप्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें क्षैतिज, पार्श्व, आगे की ओर, पीछे की ओर और सबसे महत्वपूर्ण लंबी स्लाइडिंग और छोटी स्लाइडिंग शामिल हैं। सबसे पहले इन 6 प्रकार के स्लाइड स्टेप्स का अभ्यास करें। एक बार जब आप आध्यात्मिक शक्ति के साथ इन स्लाइड स्टेप्स को कर लेते हैं, तो आप मूल बातों में निपुण हो जाते हैं। गुरुजी, हम उस स्तर तक कब पहुंच सकते हैं जो आपने अभी दिखाया?
लॉन कोनकोन ने उत्सुकता से पूछा। ना ये ने कहा, यदि आप इसे 10 वर्षों में प्राप्त कर सकते हैं तो आपको उत्कृष्ट माना जाएगा। बेशक उसने दोनों भाइयों को यह नहीं बताया कि काया शूरवीर होने के नाते वह स्लाइड सटेप के मामले में शूरवीरों के मंदिर में निश्चित रूप से नंबर 1 था। यहां तक कि गॉड सील शूरवीर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। स्लाइड सटेप का सार क्या है? ये तो एक सहज पलायन है। स्लाइड सटेप का अभ्यास करने का तरीका आसान था। ना ये ने भाइयों को एक दूसरे का पीछा करते हुए बल लगाना सिखाया। ये पीछा केवल स्लाइड सटेप के जरिए ही किया जा सकता था। अगर बल लगाने में कोई गलती होती तो वह आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें तुरंत सही कर देता और उनका मार्गदर्शन करता। दोनों भाई होशियार और एकाग्र थे। अपनी उम्र में जब उन्हें किसी चीज में रुचि होती थी तो वे जल्दी सीख जाते थे। ना ये को हैरानी इस बात की थी कि लॉन कोनकोन में स्लाइड सटेप करने की क्षमता लॉन डांग से ज्यादा थी। वह उत्साह से चिल्लाया भी, मैं स्लाइड कर रहा हूं, मैं स्लाइड कर रहा हूं। 1 घंटे बाद उसने बुनियादी स्लाइड सटेप काफी अच्छे से किया। जबकि लांग डांग अभी भी थोड़ा संघर्ष कर रहा था, लांग कोनकोन पहले से ही निपुणता के संकेत दिखा रहा था। ना ये को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गुरु शिष्य एकता पुस्तिका के कारण यह एक सामान्य स्थिति थी। समझौते पर आधारित शिक्षण पद्धति सरल नहीं थी। सामान्यतः गुरु जिन योग्यताओं में निपुण होते थे, शिष्य अनुबंध के प्रभाव से उन्हें अधिक आसानी से सीख लेते थे। दिव्य शूरवीरों में ना ये के पास केवल 2 ही ऐसी क्षमताएं थी जिन पर उसे गर्व था, जिनमें से एक थी स्लाइड सटेप। उनके अनुबंधित शिष्य के रूप में लॉन कोनकोन इसे आसानी से सीख लेता था, मानो उसने खुद को और भी ज्यादा चतुर बना लिया हो। जब तक 2 घंटे की ट्रेनिंग पूरी हुई और लॉन डांग ने धीरे धीरे अपनी भद्दी हरकतों पर काबू पा लिया, तब तक लॉन कोनकोन घर के आसपास बुनियादी स्लाइड स्टेप्स करते हुए घर के फर्नीचर के संपर्क से बचने में कामयाब हो चुका था। उसने लॉन डांग को पीछे छोड़ दिया, और वह भी काफी महत्वपूर्ण रूप से। इससे लॉन कोनकोन बहुत उत्साहित हो गया। 2 घंटे बाद भी वह इसे लेकर उत्साहित था। ना ये ने ये खबर नहीं दी। क्या अपने उस शिष्य का आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी नहीं है जिसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है? ना ये को असल में लॉन डांग ने ही चौंकाया था। इस बच्चे के पास गुरु शिष्य एकता स्क्रॉल नहीं था, फिर भी 2 घंटे बाद उसे इसकी आदत पड़ गई थी। नाइट्स टेम्पल के मुख्य हॉल में भी ये हुनर सबके लिए एक आकर्षक निशाना बन सकता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम कल रात को जारी रखेंगे। कोनकोन, मुझे अपने शयनगृह में ले चलो। जब तुम ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारी अवस्था देखना चाहता हूँ। ओह, हम अब और अभ्यास नहीं कर रहे। मेरे स्लाइड स्टेप्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लॉन कोनकोन तेजी से ना ये के पास पहुंचा और उससे आधा फीट दूर रुक गया। अभी तो बहुत दूर हो, अभ्यास करते रहो। ना ये उसे दरवाजे से बाहर ले गई। freewebnovel.com। अपने गुरु और सह शिष्य को जाते देख लॉन डांग ने तुरंत आराम नहीं किया। इसके बजाय उसने स्लाइड सटेप के बारे में ना ये द्वारा पहले बताई गई जानकारी को ध्यान से याद किया। जितना ज्यादा वह अभ्यास करता गया, उतना ही उसे इस बुनियादी शूरवीर कौशल का महत्व समझ में आता गया। एक जादूगर होने के नाते उसकी सबसे बड़ी समस्या शारीरिक कमजोरी थी, इसलिए सबसे ज्यादा डर दुश्मन के पास आने से लगता था। अगर वह स्लाइड सटेप में महारत हासिल कर लेता तो दुश्मनों के लिए पास आना बहुत मुश्किल हो जाता और उसके पास जादू करने के लिए ज्यादा जगह होती। जब उसका छोटा भाई ये कर सकता था तो वह क्यों नहीं कर पाता? अगर वह आज रात अपने छोटे भाई के स्तर तक नहीं पहुंच पाया तो उसे नींद नहीं आएगी। खैर, 1 घंटे का ध्यान उसकी ऊर्जा को बहाल करने के लिए काफी होना चाहिए। लॉन डांग के छात्रावास से निकलने के बाद लॉन कोनकोन खुद को इधर उधर फिसलने से नहीं रोक पा रहा था। कभी आगे की ओर, कभी पीछे की ओर और कभी बगल की ओर, और पूरी तरह से आनंद ले रहा था। ना ये ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह अच्छी तरह जानता था कि लॉन कोनकोन की उम्र और उसके आलसी स्वभाव को देखते हुए सबसे जरूरी बात उसकी रुचि जगाना है। वरना चाहे आप उसे कितना भी मजबूर करें, वह ठीक से नहीं सीख पाएगा। क्या वह बचपन में ऐसा नहीं था? अगर उसकी छोटी बहन न होती। जब वह लॉन कोनकोन को देख रहा था तो उसकी आंखों में हल्की सी उदासी छा गई, मानो वह अपने अतीत को देख रहा हो। पिछली रात की शांति के बाद उसने धीरे धीरे अपने शिष्य को स्वीकार कर लिया था। बेशक इसकी मुख्य वजह ये थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उनके बीच पहले से ही गुरु शिष्य एकता पत्रक समझौता था, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था।
एक और वजह थी लॉन कोनकॉन को पहली बार देखने पर उसे जो जाना पहचाना एहसास हुआ था। इस लड़के का शांत स्वभाव वाकई उसके जैसा ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा बेलगाम। कम से कम उसने अपने गुरु को बुरा कहने की हिम्मत तो नहीं की। एक सशक्त शिक्षक का महत्व अंडरस्कोर 2। मैं फिसलता हूं, मैं फिसलता हूं, मैं फिसलता हूं, फिसलता हूं, फिसलता हूं। बूढ़े आदमी, ओह नहीं गुरुजी, क्या आपको नहीं लगता कि मेरा स्लाइड स्टेप बेहतर हो रहा है? क्या इसमें एक तरह का प्राकृतिक प्रवाह नहीं है? ना ये ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुमने अभी तो शुरुआत की है। स्लाइड स्टेप के लिए न सिर्फ हुनर बल्कि सटीकता की भी जरूरत होती है। दुश्मन का सामना करते समय तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि तुम्हें कहां स्लाइड करना है। वरना अगर तुम सिर्फ तेजी से स्लाइड कर सकते हो लेकिन उसका प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या फायदा? ठीक है, मैं समझ गया। अभी तो पहला दिन है ना? लॉन कोनकोन ने सहजता से कहा। छात्रावास में वापस आकर लॉन कोनकोन ने स्लाइड स्टेप्स करना जारी रखा जब तक कि ना ये ने उसे खींचकर बैठने के लिए नहीं कहा, बैठ जाओ और ध्यान करो। ओह! लॉन कोनकोन अपनी गांड के बल बिस्तर पर गिर पड़ा। ना ये उसके पीछे बैठने ही वाली थी कि लॉन कोनकोन अचानक बोला, गुरुजी, क्या आप पहले नहा नहीं सकते? आपको नहाए हुए कितना समय हो गया है? मुझे लगता है कि आप अपने बालों के तेल से खाना भी तल सकती हैं। ना ये का मुंह थोड़ा सा फड़क गया, उसने जो कुछ सुना था उसकी कल्पना करते हुए उसने घृणा भरी आवाज निकाली। ना ये को नहाने के लिए बाथरूम की ओर भागते देख लॉन कोनकोन ने आंखें झपकाईं। अनुबंध से मिली आत्मीयता और आज स्लाइड स्टेप्स से मिली उपलब्धि ने उसे इस बजट सचेत शिक्षक के लिए कुछ गर्मजोशी से भर दिया। अब जब वह आराम से बैठ गया था तो उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। इसलिए वह बिस्तर के सिरहाने टिक गया और आंखें बंद कर ली और सोचा कि जब वह बूढ़ा वापस आएगा तो वह ध्यान करेगा। हालांकि जब ना ये स्नान से वापस आया तो उसने देखा कि लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ खर्राटे ले रहा है। उसने लगभग उसे थप्पड़ मार दिया। उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, सचमुच एक लापरवाह हूं। क्या उसे आज ध्यान करने से मना कर देना चाहिए? उसे सोने दो। जैसे ही वह ये सोच रहा था, अचानक ना ये ने एक बदलाव देखा। उसने अनजाने में लॉन कोनकोन की छाती की ओर देखा। उसकी छाती से एक हल्का सुनहरा प्रभामंडल निकलने लगा और आकर्षण का स्पष्ट खिंचाव दिखाई देने लगा। हवा में व्याप्त तात्विक ऊर्जा उसकी ओर आकर्षित होने लगी। ना ये का दिल कांप उठा। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस। क्या ये सोते हुए भी काम कर सकता था, बिना किसी विशेष ध्यान के भी? जैसा कि उसने उस दिन महसूस किया था, लॉन कोनकोन पर स्थित एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस ने इस स्पिरिट फनेस के बारे में उसकी पिछली समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। कुछ क्षण के चिंतन के बाद ना ये ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ दी, जिससे हवा में प्रकाश तत्वों की सांद्रता नाटकीय रूप से बढ़ गई। प्रकाश तत्वों के उत्सर्जन के साथ ही लॉन कोनकोन की छाती पर एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस का अवशोषण प्रभाव उल्लेखनीय रूप से बेहतर हो गया। लॉन कोनकोन का भाव भी अधिक शांत हो गया। मंद सुनहरा प्रभामंडल लगातार उसके शरीर में समा रहा था। ना ये ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और चुपचाप शारीरिक परिवर्तनों को महसूस किया। लॉन कोनकोन के शरीर में समाहित प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से रूपांतरित हो रही थी। इसका एक बड़ा हिस्सा असाधारण रूप से लॉन कोनकोन के शरीर में प्रविष्ट किया गया था। इस आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई तात्विक गुण नहीं थे। भले ही यह प्रकाश तत्वों को अवशोषित कर लेती, एक बार समाहित हो जाने पर यह फिल्टर होकर एक अगुणित आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती जो उसके शरीर को पोषण देती। ना ये के मन में एक विचार कौंधा। उसे अभी भी याद था कि लॉन कोनकोन ने पहले बताया था कि जादुई आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करते समय एक भी तात्विक परिमूर्ति उसके लिए प्रकाशित नहीं हुई। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। भले ही किसी व्यक्ति में प्रतिभा की कमी हो, फिर भी आमतौर पर उसके शरीर में कुछ गुण तो होते ही हैं, बस उनकी चमक कम होती है। तत्व पहचान का पूर्ण अभाव, जैसा कि उसके मामले में हुआ, असाधारण रूप से दुर्लभ है। ये दो स्थितियों में से एक की ओर इशारा करता है, या तो किसी तत्व ने उसे पहचाना नहीं, या जादुई मंदिर में वह तत्व नहीं था जिसने उसे पहचाना। बाद वाली स्थिति की संभावना कम है। अगर यह पहली स्थिति है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसमें कोई तात्विक गुण नहीं है? ये सोचते हुए ना ये को अचानक कुछ एहसास हुआ। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस का लॉन कोनकोन पर इतना अच्छा काम करने का कारण सिर्फ उसकी कमजोर जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि यह भी हो सकता है कि उसमें कोई गुण न हो।
आखिरकार उसकी आंखों के सामने मौजूद एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस द्वारा रूपांतरित की गई तात्विक ऊर्जा तो गुण रहित ही है। यह अगुणित ऊर्जा चुपचाप कोन कोन के शरीर को निखार रही थी। उसके शरीर में सांस द्वारा ली गई ऊर्जा लगभग पूरी तरह से उसके शरीर में समाहित हो रही थी और उसे पोषित कर रही थी। 9वें दर्जे के दिव्य शूरवीर बनने की दहलीज पर खड़े ना ये की आध्यात्मिक शक्ति कुल मिलाकर 1 लाख थी। आध्यात्मिक शक्ति के बारे में उसकी धारणाएं अत्यंत तीव्र थीं। परीक्षण पत्थर का उपयोग किए बिना भी वह महसूस कर सकता था कि लॉन कोन की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति प्रबल हो रही थी। दूसरे शब्दों में, एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस द्वारा उसके जन्मजात गुणों में लाया गया सुधार आवधिक नहीं था, बल्कि निरंतर मौजूद था। हालांकि सुधार की गति तेज नहीं हो सकती, लेकिन जब तक ये बनी रहती है, क्या उसकी प्रतिभा असाधारण नहीं होगी? क्या गैर विशेषण गुण अच्छी बात है या नहीं? किसी भी निचले स्तर के साधना विशेषज्ञ से पूछिए और वे निस्संदेह यही कहेंगे कि यह अच्छा नहीं है, क्योंकि गैर विशेषण गुण का अर्थ है कि कोई गुण बोनस नहीं है। किसी शूरवीर के लिए प्रकाशमान गुण के अभाव में कई कौशल अनुपयोगी हो सकते हैं, लेकिन ना ये के लिए गैर गुणात्मक होना जरूरी नहीं कि बुरा हो। गैर गुणात्मक का अर्थ है कि कोई गुण अवरोध नहीं है, इसलिए किसी भी गुण युक्त उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। उसके शरीर में गुण नहीं है, लेकिन उसके उपकरण में वे गुण थे। इसलिए जब वह इसका उपयोग करता तो उपकरण में जो भी गुण होता, वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें प्रविष्ट करने के बाद उसी गुण को मुक्त कर पाता। तत्व क्रिस्टल का उपयोग करते समय भी कोई गुण प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा सभी शूरवीर कौशल प्रकाश तत्वों पर निर्भर नहीं होते। प्रकाश तत्वों की कमी का मतलब केवल ये होगा कि प्रभाव थोड़े कम प्रभावी होंगे। हालांकि जादूगर बनना उसके लिए संभव नहीं है। वह शायद तत्व के एक छोटे से अंश को भी संघनित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा गैर गुणात्मक किसी अन्य गुण का प्रतिकार नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही कोई भी गुण गैर गुणात्मक का प्रतिकार नहीं कर सकता। तो यदि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को उसके शरीर के साथ जोड़ दिया जाए, जिसमें विशेषताओं का अभाव है और जिसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति कम है, और यह उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में उसकी मदद करता है, तो क्या यह असाधारण प्रतिभा का एक और रूप नहीं होगा? उसने पहले झूठ बोला था। महादूत के आलिंगन का वास्तव में लॉन डांग डांग और लॉन कोन के शरीर पर मांसपेशियों को आराम देने वाला और अस्थि मज्जा को शुद्ध करने वाला प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये शरीर के पोषण को संदर्भित करता है, जो मुख्यतः बाहरी आध्यात्मिक शक्ति को प्रभावित करता है। यदि आप वास्तव में महादूत के आलिंगन का उपयोग जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकते, तो 6 महान पवित्र मंदिर पहले से ही प्रतिभाओं से भरे होते। इसलिए उस समय महादूत के आलिंगन द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष प्रभाव के बजाय एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के अवशोषण और परिवर्तन ने लॉन कोन की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति में मदद की होगी। तो लॉन कोन ने स्पिरिट भट्टी के जरिए अपनी प्रतिभा में सचमुच 5 अंक का सुधार किया। इसीलिए ना ये ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब उसके विचार स्पष्ट थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। छात्रावास में प्रकाश तत्वों की सांद्रता अचानक बढ़ गई, जिससे लॉन कोन की छाती पर एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस का प्रभाव पूरी तरह से प्रकट हो गया। अवशोषण की यह विधि प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण से कहीं अधिक कुशल है। ना ये एक विशाल तत्व क्रिस्टल की तरह लग रहा था, जो सीधे एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को अवशोषण और भक्षण प्रदान कर रहा था। प्रकाश तत्वों को छोड़ते हुए वह एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस और लॉन कोन के शरीर की स्थिति को महसूस करता रहा, जिससे बिना ज्यादा जोर लगाए अधिकतम अवशोषण सुनिश्चित हुआ। ना ये की एकमात्र चिंता ये थी कि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस का प्रतिभा सुधार प्रभाव सीमित था और उसे पर्याप्त रूप से विकसित नहीं कर पा रहा था, लेकिन यह एक ऐसा कदम था जिसे एक बार में एक ही कदम उठाना था। फिलहाल प्रभाव काफी उत्कृष्ट लग रहा था। अगली सुबह जब लॉन कोन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, ना ये ने परीक्षण पत्थर उसके हाथ में थमा दिया। जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 16। 2 दिन में ये फिर से थोड़ी बढ़ गई। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी में जोड़े 0 टिप्पणियां। पिछला अध्याय।